हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू किया है 10th साइंस ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके आसपास के कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। उसके बाद उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी अच्छे से डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। देखिए, जो भी अभी तक 4 पार्ट तक नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाकर अच्छे से चारों पार्ट देखें, ताकि सीरियल से अगर देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 से पार्ट 4 तक ज़रूर कंप्लीट करें। देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन 41 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे सबल अम्ल है? सबल का मतलब परबल, जो सबसे मजबूत अम्ल है उसे परवल अम्ल कहते हैं। परवल अम्ल कौन सा होगा? देखिए, इसका आंसर क्या होगा? HI होगा। HI क्यों होगा? देखिए, पहले जब हाइड्रोजन पढ़ते हैं 17 ग्रुप जो 17 होता है, ग्रुप 17 के जितने भी तत्व होते हैं उसे हाइड्रोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूछेगा ग्रुप 17 के तत्व को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन में कौन कौन सा आता है? हाइड्रोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आता है हाइड्रोजन में। तो जिसमें भी H इधर से हाइड्रोजन जो सबसे बड़ा होगा वो हाइड्रोजन क्या होगा? उस हाइड्रोजन से बनने वाला जो अम्ल होगा सबसे प्रबल होगा। तो HI सबसे प्रबल होगा, उसके बाद HBr होगा, उसके बाद HCl होगा, उसके बाद HF होगा। तो HI सबसे हमारा प्रबल है। इसमें सबसे दुर्बल का था तो HF हमारा सबसे ज़्यादा दुर्बल होता है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, ग्रुप 18 के तत्व को क्या कहा जाता है? ग्रुप 18 के जितने भी तत्व है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, अक्रिय या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ग्रुप 17 के हाइड्रोजन कहा जाता है, ग्रुप 18 को क्या कहा जाता है? अक्रिय निष्क्रिय गैस कहा जाता है। देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय है? सबसे अधिक क्षारीय कहाँ होता है? देखिए, सोरेनसन जो pH स्केल बनाया था उसमें देखिएगा अच्छे से, तो 7 को कहा था 7 जो है 7 पर क्या है? उदासीन है। 7 पर क्या है? उदासीन है। 7 से जब कम आता है तो उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। 7 से अधिक जाता है तो इसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और कह रहा है सबसे अधिक क्षारीय है, तो सबसे जो ज़्यादा दूर पर रहेगा 7 से वही सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। तो क्षारीय सबसे अधिक कौन सा है? pH मान सबसे बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, pH मान सबसे छोटा होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है इस बात को। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित मतलब क्या बताया था? कृत्रिम सूचक है। कृत्रिम सूचक कौन सा है? तो प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक आपको पता होना चाहिए। हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है, पत्ता गोभी जो है प्राकृतिक सूचक है, लिटमस पद जो होता है प्राकृतिक सूचक है, मिथाइल ऑरेंज जो है क्या है? कृत्रिम सूचक है। मिथाइल ऑरेंज क्या है? कृत्रिम सूचक है। एक बात, एक क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है, सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3 के साथ अगर मिथाइल ऑरेंज डाला जाता है तो इसका रंग क्या होता है? इसका रंग हरा होता है। मिथाइल ऑरेंज के साथ, और एक बात ध्यान रखना है, मिथाइल मतलब मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में कैसा रंग देता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, तो आपको याद रखना है लाल रंग देता है, जबकि क्षार के साथ अभिक्रिया करके कैसे रंग देता है? क्षार के साथ पीला रंग देता है। इन बातों को भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है ताकि क्वेश्चन आवे तो आपको दिक्कत ना हो। अगला कह रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में वर्षा होती है? औद्योगिक क्षेत्र में माने वर्षा किसके द्वारा होती है? औद्योगिक क्षेत्र का मतलब क्या है? कारखाना वाले क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो औद्योगिक वर्षा या अम्लीय वर्षा होती है। वहाँ क्या होता है? अम्लीय वर्षा होती है। एक तो याद रखना है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है H2SO4 HNO3 के कारण होती है, HNO3 के कारण होती है। H2SO4 HNO3 के कारण होती है। देखिए, इसमें ऑप्शन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या है? ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसमें हो सकता है। क्या हो सकता है? सल्फर डाइऑक्साइड। SO4 में SO2 बन सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा आंसर? सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छे से ध्यान रखिएगा। अम्ल वर्षा का pH मान पूछेगा तो pH मान 5.5 से कम होता है। अम्ल वर्षा का pH मान, या दाँत के क्षरण के लिए भी pH मान पूछेगा तो 5.5 से कम होता है। दाँत के क्षरण के लिए pH मान कितना होता है? दाँत के क्षरण के लिए pH मान भी 5.5 से कम होता है। 5.5 से कम होता है।
शरीर का पीएच मान कितना होता है? शरीर का पीएच मान आप जानते हैं 7 से 8 के बीच होता है। 7 से 8 के बीच शरीर का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अच्छे से ध्यान ये सब बातों को रखना है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक है? गंधीय सूचक जो गंध देता है, तो लौंग का तेल इसमें क्या है? गंधीय सूचक है। वैनिला, शकरकंद ये सब गंधीय सूचक नहीं है। क्या है? लौंग का तेल हमारा गंधीय एवं प्राकृतिक सूचक है। लौंग का तेल गंधीय एवं प्राकृतिक सूचक है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अम्ल के बारे में अगर बात करें तो अम्ल के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है कि जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। या कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन बताए थे। ये H3O+ को हाइड्रोनियम बोलते हैं। कहेगा ये अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? तो हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन देता है। इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद खट्टा होता है। या क्या करता है? अनिल। अनिल का मतलब क्या है? अम्ल जो है नीला लिटमस पदार्थ को लाल कर देता है। नीला लिटमस पदार्थ को कैसा करता है? नीला लिटमस को कैसा करता है? लाल करता है। इसका उल्टा होगा तो क्या होगा? क्षार होगा। अच्छे से ये सब बातें ध्यान रखना है। इसका पीएच मान कितना होता है? इसका अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। देखिए क्षार के बारे में अगर बात को करना है तो क्षार के बारे में कौन कौन सी बातें याद रख सकते हैं? क्षार जो है जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? OH- आयन, जिसे हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। जल में घुलकर OH- आयन देता है। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है? क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। यह क्या करता है? नीला लिटमस को लाल कर अम्ल करता है। यह क्या करता है? लाल लिटमस पदार्थ को नीला करता है। लाल लिटमस को कैसा करता है? लाल लिटमस को नीला करता है। और क्या याद रखना है? लाल लिटमस को नीला करता है। इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। एक क्वेश्चन आपको बताना है, सर्च करके बताना है, जहाँ भी बताएं कि पीएच की खोज कहाँ है? पीएच की खोज किसने की? पीएच स्केल की खोज किसने की? पीएच स्केल की खोज किसने की? स्केल की खोज किसने की? हाँ बता देते हैं। होमवर्क में जब देंगे आपको बताना है। पीएच स्केल की खोज आपको याद रखना है। सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कोई विलयन नीला लिटमस पदार्थ को लाल कर देता है। नीला को लाल करता है हमने अनिल है। अनिल का मतलब क्या है? ये अम्ल है। नीला को लाल करने वाला क्या? अम्ल है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। देखिए 7 से कम कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारे इसका सही आंसर हो गया। 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। दांत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? दांत के क्षरण का मुख्य कारण मीठा चीज़ों का खाना है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण है, या दांतों की सफाई ना करना है। तो दांत का क्षरण का कारण क्या है? देखिए एक तो बताया था कि पीएच कितना होना चाहिए? पीएच मान जो होना चाहिए, पीएच मान जांच के क्षरण के लिए 5.5 से कम होना चाहिए। तो यह बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण सही है। मीठा खाने से भी दांत का क्षरण होता है, ये भी ध्यान रखिए। दांतों की सफाई ना करने से भी दांत का क्षरण का मतलब दांत कमजोर होता है, दांत टूट जाता है। तो इसका तीनों आंसर होगा। तीनों आंसर होगा तो कौन सा मारेंगे? इनमें सभी आंसर डी मारेंगे। अगला देखिए, कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? अच्छा समझिएगा। कुछ आपको आयन याद करना पड़ेगा, उसके बाद आप अणुसूत्र अच्छे से बना सकते हैं। कौन सा आयन याद करना पड़ेगा? +1 जो होता है क्या होता है? सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन का +1 होता है। +2 किसका होता है? +1 होता है, +2 होता है। +2 मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, कॉपर होता है, जेडियन होता है। ये सब क्या है? +2 है। ये सब क्या है? +2। +3 किसका होता है? +3 एल्युमिनियम का होता है। अगर ये सब याद रहेगा तो बनाने में आपको आसानी होगी। -1 किसका होता है? तो -1 जिस पर आयन होता है वो किसका होता है? तो आपको याद रखना है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब का -1 होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब का क्या होता है? -1। -2 किसका होता है? CO3 कार्बोनेट, SO4 सल्फेट, ये सब क्या होता है? -2 होता है। -3 किसका होता है? PO4 फॉस्फेट बोलते हैं, उसका -3 होता है। तो अच्छा सा अगर इतना याद रहेगा तो आसानी से कोई फार्मूला आप बना सकते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम को Na बोलते हैं, कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? CO3 बोलते हैं। देखिए सोडियम का कितना है? सोडियम का आयन कितना है? +1 है। CO3 का आयन कितना है? CO3 का आयन -2 है। देखिए इसको इधर से गुणा करते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं। तिरछा गुणा करते हैं तो क्या होगा? ये Na2 होगा, CO3 होगा। फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3 बनेगा। Na2CO3 कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो अच्छे से अगर इतना आयन याद कर लेते हैं तो आसानी से आप
इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। बहुत सारा आपको फार्मूला 10-15 फार्मूला जो भी इम्पोर्टेंट है धीरे धीरे लिखते चलेंगे, आपको याद भी करना है। देखिए जैसे कह रहे हैं CaSO4 इंटू 2H2O, इसको जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम सी क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O, इसको जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम जिसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ क्या बोलते हैं? पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या होता है? जिसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने में, जब हड्डी टूट जाती है उसको जोड़ने में किया जाता है, उसे क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा दोनों फार्मूला को। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। किसे गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो बताएं जिप्सम को गर्म करने पर। जिप्सम का फार्मूला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? दोनों बता चुके हैं। देखिए विरंजक चूर्ण का फार्मूला याद कर लीजिएगा, CaOCl2, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 इसका फार्मूला होता है। चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है? CaCO3 चूना पत्थर का फार्मूला होता है। कच्चा चूना का फार्मूला क्या होता है? कच्चा चूना जिसको कहते हैं CO, कली चूना भी कहते हैं या कच्चा चूना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कली चूना बोलते हैं या कच्चा चूना बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? CO होता है। अच्छे से फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का फार्मूला है। विरंजक चूर्ण वहाँ बोले, इसका ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर भी है। तो इसका फार्मूला अच्छे से याद रखिएगा। क्या है? CaOCl2 CaOCl2 ये है हमारा है। इसको पढ़ते हैं, रासायनिक नाम कभी पूछ लेगा तो कैल्शियम है, ऑक्सी है, क्लोराइड। ऑक्सीजन को ऑक्सी पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम पूछेगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका क्या है? नाम है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। उसके बाद देखिए CaOH2, इसको क्या कहते हैं? इसको चूना जल कहते हैं। चूना जल, CaOH2 चूना जल कहते हैं। अभी बताएं CaCO3 चूना पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको चूना पत्थर बोलते हैं। कुछ हम फार्मूला लिखते हैं, 5 फार्मूला आपको अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए। कौन सा 5 फार्मूला लिख देते हैं? देखिए हम लिख देते हैं 5 फार्मूला। अच्छे से यहाँ देख लीजिए, एक बार लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। एक तो आपको याद रखना है कि C12H/O11 किसका फार्मूला है? C12H/O11 किसका फार्मूला है? आप पहले एक बार कमेंट कीजिएगा, कल इसका आंसर बताएंगे। ये मान लीजिए इसका आंसर कमेंट आपको करना है। एक फार्मूला क्या है? CaOCl2 किसका फार्मूला? ये कमेंट कीजिएगा। तीसरा फार्मूला कमेंट कीजिएगा NaCO3 किसका फार्मूला है? सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वही दे रहे हैं। C6H12O6 किसका फार्मूला है? C6H12O6 किसका फार्मूला है? और 5वां है H2SO4 किसका फार्मूला है? ये पाँचों का आंसर आपको कमेंट करना है। कल जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर देख लीजिए। यहाँ है क्वेश्चन क्या दो दिए थे? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और आपको पता होगा अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। C12H/O11 किसका सूत्र है? तो चीनी या शुगर का सूत्र है। C12H/O11 किसका सूत्र है? चीनी या शुगर का सूत्र है। तो अच्छे से जितना बात बताए हैं सभी का आपको अच्छे से फॉलो करना, अच्छे से नोट बनाते हुए चलिए ताकि आपको जब एग्ज़ाम आए तो एक भी नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से साइंस में कम से कम न कटे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए रोज़ वीडियो बनाते रहें और आपको एग्ज़ाम में मदद करते रहें। थैंक यू।